नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। यह साल की आखिरी टिप्पणी है, इसलिए थोड़ी अलग है। अमूमन पूरे साल आपने टिप्पणी के एक हिस्से में दूसरे मीडिया संस्थानों की तमाम बेहतरीन रिपोर्ट्स देखी, जिन्हें हम इस हफ्ते की रिपोर्ट के तहत दिखाते हैं। साल के इस अंतिम एपिसोड में हम न्यूज़ लॉन्ड्री की इस साल की सबसे बड़ी रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे अयोध्या की उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की, जिसे हमारे दो रिपोर्टर बसंत और आयुष ने अंजाम दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कामकाज शुरू होने के साथ मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में की जा रही लूटपाट पर 4 हिस्सों में की गई इस खोजी रिपोर्ट की चुनौतियां, इसकी अहम जानकारियां और इसके व्यापक असर के बारे में सीधे हमारे दोनों रिपोर्टर्स के अनुभव जानिए। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्टर शामिल होते हैं उनको हम सामने नहीं रखते, ये परंपरा रही है, लेकिन चूंकि ये स्टोरी काफ़ी समय हो गई है तो हमारे दोनों इन्वेस्टिगेशन करने वाले रिपोर्टर आपके सामने हैं, आयुष और बसंत। स्वागत है आयुष, बसंत आपका। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है, जब ये स्टोरी, एक तो ये कि इस तरह की स्टोरीज़ का लीड जो आता है आप लोगों के सामने, तो वो लीड कहाँ से आई और कहाँ से आप लोगों को लगा या ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि भाई ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है, इसके पीछे इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा है और सब कुछ उस मंदिर के नाम पर हो रहा है जो पीछे काफ़ी समय से, लंबे समय से देश के उसमें जहन में फंसा हुआ, अदालती चाहे उसके पेंच रहे हों चाहे, और उसके बाद तो अब जब सब कुछ शांत होता हुआ, साफ होता हुआ दिख रहा था कि भाई अब मंदिर बनेगा, तब इस तरह के घपले घोटाले सामने आ रहे थे। तो कहाँ से, मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग अपना अनुभव थोड़ा सा अगर बता पाएँ स्टोरी से जुड़ा। सबसे पहली जो इस पर खबर आई थी वो एक आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने उसमें संजय सिंह ने बोला था कि एक ज़मीन है, एक गांव बाग बिजैसी नाम है, वो जिस ज़मीन को राम जन्मभूमि कहते हैं उससे 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे 2 लोगों ने, सुल्तान अंसारी एक का नाम था, एक का रवि मोहन तिवारी, उन लोगों से 2 करोड़ में वो ज़मीन खरीदी और उसी दिन वो ज़मीन बेची गई मंदिर ट्रस्ट को 20-25 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में। तो ये 16 करोड़ का जो एक फ़र्क था और कुछ ही मिनटों के बीच में जो बना, ये काफ़ी कंपेलिंग एक हमें लीड लगा। और हम जब अयोध्या गए, एक्चुअली सर हमारे पास कुछ था नहीं ऐसा। यूजुअली उस दिन मुझे याद है मैं पंजाब जाने वाला था, एंड मिनट पे अयोध्या जाना पड़ा, तो कोई ऐसी लीड के लिए टाइम नहीं मिला। हम बस ये निकल के हम वहाँ चले गए कि जो ये इंटरमीडियरीज़ हैं, अंसारी तिवारी, इनका एक हिस्ट्री पता लगाएं, जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, हरीश पाठक, कुसुम पाठक, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन है ये लोग। और फिर हम वहाँ जाके जब पहली हमने स्टोरी करी, उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ आया कि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करते हैं। टू देयर क्रेडिट, जो यूपी सरकार है वो अपने सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके एक पोर्टल पे रखती है और उसके आप ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। तो हम वो चीज़ें ऑनलाइन एक्सेस कर सकते थे, उसके लिए ज़्यादा ग्राउंड वर्क, लेग वर्क नहीं करना पड़ा। तो वहाँ जाते ही 2-3 दिन में हमने काफ़ी लीड्स उठा ली, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक बात। मैं आखिरी एकदम एक बात आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं होती है, बहुत सारे एनेक्डोट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको डर लगता है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों से खतरे होते हैं, बहुत सारे। क्या ऐसी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान, इतने लंबे समय तक जब आप लोग उधर रहे, वहाँ रहे, ऐसा कोई वाकया हुआ, ऐसा कोई घटना हुई या ऐसा कभी कोई चीज़ सामने आई, आपको डर लगा हो या आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई हो, या और कोई उससे जुड़ी कोई अच्छी कहानी या कोई अच्छी बात कि भाई ऐसा भी होता है कि आप एकदम से अनएक्सपेक्टेड कहीं जाते हैं और कोई आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है और आपका रास्ता आसान हो जाता है, ऐसी कोई कहानी, कोई ऐसी? जो एक ट्रस्ट मेंबर हैं, उनके बारे में हमें काफ़ी लोगों ने वहाँ बताया कि जब से ट्रस्ट बना है उनके मतलब काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा। तो हम उनके कुछ मतलब नया घर बना है, घर में लिफ्ट है, तो हम ये ग्राउंड पे गए थे ये सब देखने, और ये भी पता चला था कि जो मंदिर बना रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ के इंजीनियर्स हैं, वो रह रहे थे उन घरों में। अच्छा। तो जब हम उस एड्रेस पे हमें मिला, हम उस एड्रेस पे गए तो हमने बेल बजाई और एक महिला आई बात करने। हमने बताया कि हम प्रेस से, हमें ये पता चला है। तो वो बोली कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो अंदर गई और 15-20-25 मिनट निकल गया, कोई बाहर नहीं आया। तो मैं और बसंत वहाँ खड़े खड़े हम फिर सोचने लगे कि
हुआ कुछ क्या? हो सकता है। और फिर हम जब दूर से एक बड़ी सी ब्लैक स्कॉर्पियो आने लगी और घर के पास रुकी, तो फिर मतलब क्या पता वो नॉर्मल कुछ लोग थे, हाँ, उनका कुछ इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग उस समय डर है तक एक डर बैठ गया था। तो जैसे ही वो हमने देखी उस स्कॉर्पियो को, वैसे ही हमारी कैब सामने खड़ी थी, हम गए उसमें बैठे और बिना किसी से बात किए निकल गए। लेकिन नजूल डिपार्टमेंट में इन्होंने काफ़ी लेकिन गुल खिलाए हैं, आप बताइए। नहीं नहीं, वो लेकिन वो जो स्कॉर्पियो थी वो काफ़ी दूर तक हमें फॉलो भी की। जी हम लोग पीछे देख रहे थे कि कितना दूर तक आ रही है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, फॉलो किया जरूर। जब हम मेन रोड पे आ गए और दूसरी तरफ गाड़ी, हमने ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी किसी और दिशा में निकाल लीजिए, तो फिर वो चले गए। तो मतलब हो सकता है कि सामान्य लोग भी रहो, लेकिन इस तरह की स्थितियां आती हैं जब आप इस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तब आपके दिमाग में कई तरह के खतरे चल रहे होते हैं, और उससे निपटने के तरीकों में एक तरीका ये भी है कि भाई आप अलर्ट रहते हैं हमेशा। तो दूसरी जो आयुष कह रहे हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, और ये एहतियात रखते हुए कि भाई किसी की जानकारी या किसी की पहचान सामने ना आए। तो दरअसल जब हमने स्टोरी कर दी कि दीप नारायण ने ज़मीन महंगे दर पे बेची है ट्रस्ट को, तो एक जो जिन्होंने ज़मीन बेची थी वो आके बोली ये तो ज़मीन नजूल की है, हमसे कहा गया तो हमने सस्ते दर पे मंदिर को, ट्रस्ट को दे दिया। फिर हमें जब उन्होंने जब कहा नजूल की ज़मीन है, तो फिर मामला आगे बढ़ गया, काफ़ी सारे टीवी चैनल फॉलो करने लगे। तो नजूल का मतलब ये है कि वो सरकारी ज़मीन है, उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, पट्टे की दर पे उस पे दिया जाता है जिस पर लोग खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं, ये वो, लेकिन उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ। तो जब ये मामला सामने आ गया कि जो ज़मीन दीप नारायण ने खरीदी है, जो ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे हैं, वो ज़मीन नजूल की है। नजूल यानी सरकार की ज़मीन है, और सरकार की ज़मीन आप बेच नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। तो उसके बाद वहाँ के डीएम थे, जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, होते हैं डीएम वहाँ के, अनुज कुमार झा, उन्होंने एक जांच के लिए बोला कि जांच करो कि ये ज़मीन नजूल की है या नहीं। तो अगले दिन मैं और आयुष नजूल ऑफिस पहुँचे। बिल्कुल एक टूटा फूटा सा बिल्डिंग, कागज़ जैसे लगे, अगर दबा दिए तो टूट जाए, इतने पुराने कागज़, 90 के साल पुराने कागज़ रखे हुए थे। तो वो लोग तैयार कर चुके थे और अपना भेज रहे थे। तो जब वो भेज रहे थे तो प्रिंट निकालते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रिंट इधर उधर होता है तो उठा के फेंक देते, नया प्रिंट निकालते हैं। तो उन्होंने कुछ कागज़ उठा के डस्टबिन में डाल दिया था और रिपोर्ट भेज दी थी। तो हम लोग बातचीत करते हुए, तो फिर हमने क्या किया कि डस्टबिन से 2-3 कागज़ उठाए और हमने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद लगा कि मतलब ये चीज़ है, मतलब जो फैक्चुअली सही लग रहा था। हम रिपोर्ट कर चुके थे, तो हमको रिपोर्ट का खेत खसरा सब पता था। और फिर उसके अगले दिन हम डीएम ऑफिस गए और डीएम से फिर हमने बातचीत किया, हमने कंफर्म किया। तो वो जो ज़मीन थी, जो नजूल डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया कि वो ज़मीन नजूल की ही थी। तो इस तरीके से डस्टबिन जहाँ पे हर ख़राब चीज़ फेंकी जाती है, वहाँ से हमने एक रिपोर्ट निकाल दिया था। तो ये वो कहानियां हैं जो एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में आती हैं, कैसे डस्टबिन से भी स्टोरी निकल सकती है पब्लिक इंटरेस्ट की। और पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी निकलने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी मीडिया संस्थान जो है वो किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रहे, विज्ञापन के दबाव से मुक्त रहे, कॉरपोरेशन के या फिर सरकार के दबाव से मुक्त रहे विज्ञापन से। तो ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री अपने सब्सक्राइबर के सहारे चलता है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। यह बीत रहा साल बहुत अच्छा नहीं गया। हम सब ने अपने आसपास बहुत से करीबी, दिल अजीज़ लोगों को खो दिया। कोरोना की दूसरी वेव की त्रासदी को दर्ज करना बहुत ज़रूरी था। यह राजनीतिक वर्ग की आपराधिक लापरवाहियों का नतीजा था, जिसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई। श्मशान से लेकर अस्पताल तक कहीं चिता के लिए लाइन तो कहीं ऑक्सीजन के लिए लाइन। लेकिन सरकार ने बेहयाई से संसद में दर्ज करवा दिया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इसी तरह के कई और अलंघे झूठ बोले गए, जिसका लब्बे-लुआब ये कि कोरोना से नहीं बल्कि लोग अन्य वजहों से मरे। परिवार के परिवार तबाह हुए। इसका दर्द सालों तक कायम रहने वाला है। यह पीड़ा लोगों के साथ ताउम्र जुड़ी रहेगी। लेकिन सियासत बेफिक्री और बेशर्मी से इस त्रासदी को भुलाकर बधाइयां बटोरने में लग गई। इस आपदा को दर्ज करने के लिए मैंने एक कविता की पैरोडी लिखी थी। एक बार फिर से उसे सुनिए, क्योंकि भूल जाना किसी भी चीज का इलाज नहीं है। कोरोना की मार में, लाइन कब्रिस्तान में, ऑक्सीजन की चाह में रह गए कतार में, और हम खड़े खड़े बंगाल देखते रहे। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। पहली लहर थम गई थी,
वैक्सीन बन गई थी, लेकिन नींद तब खुली जब जिंदगी फिसल गई थी। सांस हलक में फंसी थी, सिर्फ भीड़ दिख रही थी। वोट के सैलाब में, मौत के प्रलाप में, लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली। लोग थे लुटे लुटे, सरकार से पिटे पिटे। कोविड के उतार का चढ़ाव देखते रहे, कारवां गुजर गया चुनाव देखते रहे। स्वप्न था दिया कि हर दुखी को प्यार दूं, और बात यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर फसाद बेचते रहे। जय श्री राम। वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर, और हम लुटे पिटे रक्त नयन में भरे। ओढ़कर कफन पड़े श्मशान देखते रहे। कारवां गुजर गया बंगाल देखते रहे। कारवां गुजर गया चुनाव देखते रहे। बीते 2 सालों के दरमियान आप सब ने टिप्पणी को जबरदस्त प्यार दुलार दिया है, इसकी कथा कहानियों को पसंद किया। इसके बावजूद न्यूज़ लॉन्ड्री और टिप्पणी के दर्शकों के बहुत सारे सवाल समय समय पर आते हैं जिनका जवाब अलग अलग देना संभव नहीं है। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए हमने अपनी भूमिकाओं को थोड़ा सा बदल लिया है। अगले हिस्से में आप मुझे कटघरे में पाएंगे सवालों का जवाब देते हुए, वो सवाल जो हमारे दर्शकों के जहन में उठते रहते हैं। एक्चुअली ये जो सेगमेंट है वो ये आपके लिए है। हमने साल भर के आपके YouTube के कमेंट्स छाने, देखा कि आपके क्या क्या सवाल है, और अब हम अतुल चौरसिया से पूछेंगे काफ़ी सवाल, तो इनके जवाब हमको शायद मिल जाएंगे। अगला सवाल आ रहा है कि आप टिप्पणी वीक में एक ही बार करते हो, इसको 2 या 3 बार क्यों नहीं करते? इसी से जुड़े 2-3 सवाल हैं मेघनाथ। मैं भी देखता रहता हूँ तो मुझे समझ आया, जैसे एक लोगों का आता है कि भाई एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार, या क्या डेली शोज जैसा कुछ हो सकता है। इसी से जुड़ा सवाल आता है लोगों का कि भाई लिखता कौन है इसको, या है ना, टीम कौन है प्रोडक्शन करने वाली। तो मैं लोगों को 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक तो सैटायर, जो इसका फॉर्मेट है थोड़ा सैटायर और पॉलिटिकल सैटायर, तो उसको लिखना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो डेली शो जैसी चीज़ इस तरह का करना हमारे रिसोर्सेज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ही लिखता हूँ स्टोरी, पूरा स्क्रिप्ट पहले, फिर हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ उसमें डिस्कशन शामिल होता है, बहुत सारा ब्रेन चर्निंग होती है, उसमें लोग अपने अपने इनपुट्स देते हैं कि भाई इसको इस तरह से किया जाए प्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस लिहाज से इसको हफ्ते में 2-3 दिन करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर मेरी इधर चली जाएगी। और भी बहुत सारे काम है, चूँकि हमारी पूरी वेबसाइट भी है और भी काम होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ये वीकली से इधर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में लाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स भी नहीं है। थंबनेल के डिज़ाइन को लेकर एक तो तारीफ काफ़ी आती है, और एक छोटी सी चीज़ हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप बता दीजिए कि डिज़ाइन कौन करता है और थंबनेल के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? तो जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री की एक पूरी डिज़ाइन की जो टीम है, उसको पहले से भी उसका जो आप देखेंगे उसके इलस्ट्रेशन, उसके जो हमारे स्टोरीज़ के डिज़ाइन थी, और AIs हैं जो हीरो स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरी की इमेज होती है, वो बहुत चर्चा में रहती हैं, उसकी बहुत तारीफ़ होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उनका अपना इनपुट होता है, और उसमें एक फ़न एलिमेंट भी होता है बड़ा। तो मैं नाम बताना चाहूँ, शांभवी हैं हमारी डिज़ाइन टीम में, और कार्तिक हैं दोनों, और बहुत ही ज़बरदस्त दोनों डिज़ाइनर हैं। दोनों की जो इमेजिनेशन और दोनों का काम करने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। तो उनकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, और आइडिया बाकी पूरी टीम से आता है, मैं भी देता हूँ, बाकी लोग भी देते हैं कि हमें क्या इस बार थंबनेल में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट वो करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज़बरदस्त टीम है, बहुत अच्छे लोग डिज़ाइनर हैं जो उस काम को कर पाते हैं। आपको पिछले एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थंबनेल को लेकर, तो उसके बारे में बात करते हैं। मोदी जी को शिवाजी महाराज के एक प्रतिमा में दिखाया गया था। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी DMs आए कि आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो नहीं, Blasphemous. तुम मराठी मानुस हो, इंसल्ट कैसे नहीं हुए। अभी मुझे पता भी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं था तब तक। तो मैंने जब 3 DM देखे, बोले कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली। तो
आपका उस पे क्या रिएक्शन है? काफी कमेंट्स आए हैं, बहुत काफी सारे। लोगों ने पूछा है कि ठेस पहुंचाए उनके अच्छी बात भावना। इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों के सजेस्टिव कमेंट है कि आपको ये चीज़ ऐसे मत करिए। जैसे बहुत बार जो हेट या ट्रोलिंग होती है ना, वो गाली गलौज भाषा में वाली भाषा में या धमकी वाली भाषा में होती है। यहाँ पर ऐसे कमेंट नहीं थे, ज़्यादातर कमेंट ये थे कि भाई आपको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से करना चाहिए लोगों को करते हुए। तो सजेस्टिव एक होता है तरीका और दूसरा होता है धमकी वाला। तो धमकी वाला कम था। मैं 2-3 चीज़ें इस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो जिस थंबनेल में शिवाजी महाराज के उसमें मोदी को दिखाया है मॉफ करके या जो भी, उसकी एक वजह है क्योंकि वो न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं कह रहा है या वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से कुछ बात कह रहा था कि भाई औरंगजेब। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब ऐसा होता नहीं था पहले, लेकिन मोदी जी के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। तो एक वर्ड है डॉग विसल, वो इशारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसका कुछ मैसेज होता है कि भाई जब औरंगजेब आएगा तो शिवाजी जन्म लेंगे। तो ये मैसेजिंग होती है, पॉलिटिकल मैसेजिंग। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरह की मैसेजिंग नहीं होती थी, ये पहली बार हो रहा है। और भी कई सारी चीज़ें वो इस तरह की कहते रहते हैं, मसलन वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं, या कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो लोगों को। तो ये डॉग विसल होता है प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की चीज़ों से। उन्होंने कहा ये शिवाजी की बात का। तो अब एक होती है चीज़ आर्टिस्टिक फ्रीडम, है ना। आर्टिस्टिक फ्रीडम ये है कि आर्ट अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है और कोशिश करता है कि फ़न कहाँ से आएगा या उसमें लोगों को मैसेज कैसे जाएगा। हमने देखा है, और मैं इसको सही गलत के नज़रिए से जजमेंटल होकर नहीं देख रहा हूँ, जो पार्टी इस समय सत्ता में है, जो उनकी वैचारिक वो संस्था है आरएसएस, या उससे जुड़े तमाम हिंदूवादी संगठनों ने कई ऐसे मौके आए हैं जब इस देश में गांधी को रावण बना के दिखाया है, कार्टून में, अलग अलग मौक़ों पर। ये इसलिए भी थोड़ी देर के लिए मतलब उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि वो उनकी अपने आर्टिस्टिक कल्पना की लिमिट है कि वो उन्होंने गांधी को रावण के तौर पे दिखाया। वही आर्टिस्टिक लिमिट, जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, जो कलाकार की अपनी आज़ादी, अपनी कल्पनाओं की अपनी सीमा है, वो हम इस मामले में भी इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री कह रहा है तो लोगों तक मैसेज जाएगा कि भाई वो अपने को कहीं कहीं उनके अंदर, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं शिवाजी महाराज हूँ और मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रिनोवेशन करा दिया है, ये वो, तो अब मैं शिवाजी हो गया क्योंकि उससे औरंगजेब का नाम मिला था। तो आप इस तरह की चीज़ें, तो वो आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाते वो ज़रूरी था और वो खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे। तो लोग अगर ऑफेंड हैं, लोगों को अगर दुख होना चाहिए तो प्रधानमंत्री के बयान से दुखी होना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। शिवाजी में और एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि आपने आई थिंक 1-2 वाक्य में शिवाजी कहा, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं कहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप कुछ बता रहे थे मुझे। ये मैं इसको स्वीकार करना चाह रहा था कि भाई ये मेरी, आप कहें कि थोड़ी सी कम जानकारी या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट न होना, उसकी वजह से ये हुआ। हमारे यहाँ उत्तर भारत में या हमारी जो अपब्रिंगिंग है या जो संस्कार है, उसमें ये है कि आपने किसी के साथ जी लगा दिया नाम के साथ, तो आप ये माना जाता है कि आपने उनको सम्मान दे दिया। जैसे मेघनाथ जी मैंने कह दिया या किसी को भी साथ। अब उसमें शिवाजी महाराज के नाम के साथ जी लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये पर्याप्त है, उनके नाम के साथ जी लगाना, मतलब मैंने सम्मान दे दिया। अब महाराष्ट्र में क्या है कि नाम का ही हिस्सा है। हाँ, एग्जैक्टली। ये बात मैं नहीं जानता था तब तक, जब तक कि मेरे सामने ये स्थिति नहीं आई। तो शिवाजी महाराज कह के ही आप वो पूरा जो प्रक्रिया है सम्मान देने की पूरी होती है। तो वो महाराज मिसिंग था। मुझे लगा कि जी कह देने से आपने अपना पूरा कर लिया। जैसे शिवा नाम और जी उसका ये था। ओके, नहीं। तो शिवाजी महाराज कहने के बाद वो पूरा होता। वो चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात जाननी चाहिए हम सबको। चलिए, आखिरी सवाल, अभी अगले साल टिप्पणी में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या नया आप करने वाले हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता देंगे तो। क्या मेघनाथ, एक न्यूज़ लॉन्ड्री का, जैसे आपने सबको पता ही है कि हमारा मेन जो काम, फोकस, कोर एरिया रहता है वो मीडिया क्रिटिक का है, मीडिया के ऊपर नज़र रखने का, एक वॉचडॉग जैसा है। ये मैं कोई बड़बोले तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपना एक बनाया है, एक स्पेस है उसका काम करने का। इसके बावजूद न्यूज़ लॉन्ड्री और बहुत से काम करता है। जैसे आप, हमारी बहुत सारी सीरियस ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं,
हमारे पास हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों में, जितनी हमारी क्षमता है और जितनी हमारी वो है रिसोर्सेज हैं, उसमें अलग अलग हिस्सों से काम करते हैं, कवर करते हैं। तो हम खाली और खाली मीडिया के ऊपर नज़र रखने और टेलीविज़न मीडिया के ऊपर फोकस रखने वाला कार्यक्रम नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एक टाइम के बाद उसमें एक रास्ता आ जाएगी, एक मोनोटोनी आ जाएगी। भाई वही लोग रोज कर रहे हैं, सबको पता है कि एक बड़ा हिस्सा हमारे मीडिया का सरकार के साथ मिल गया है या सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगा है, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं बची है। कितनी बार आप ये बात कितनी तरीके से कहेंगे, उसकी भी तो कोई सीमा होगी, हमारी भी और कहने की, और लोगों की सुनने की भी सीमा होगी। उनको लगेगा कि ये तो रोज़ यही बातें करता है। तो टिप्पणी का जो पूरा का पूरा आइडिया है उसमें मीडिया क्रिटिक का हिस्सा तो बना ही रहेगा, लेकिन वो उसके साथ इसका एक और बड़ा डायमेंशन जो है वो है पॉलिटिकल सटायर का या पॉलिटिकल कमेंट्री का, जिसमें सीरियस रिपोर्टिंग, सीरियस इश्यूज पे बात होती है। थोड़ा सा हमारी कोशिश होती है कि उसको अलग कॉन्टेक्स्ट देते हुए अलग तरीके से, जिसमें जैसे उसका धृतराष्ट्र संजय संवाद एक हिस्सा है, वो पॉलिटिकल कमेंट्री है एक तरह से पूरी। उसमें तो मीडिया का रोल तो होता है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री ज़्यादा होती है। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती है, उस पर कमेंट्री होती है सैटारिकल स्टाइल। तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ जाते जाएंगे, मतलब ऐसा पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो एक बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा कि मीडिया के ऊपर हम कितने समय तक एक ही बातें कहते रहेंगे। मीडिया के ऊपर नज़र बनाए रखना है, लेकिन जैसे अब अगर दीपक चौरसिया के साथ जो घटना हुई ऑन एयर आके, तो उसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं कि ये रूटीन हो गई हैं, उसी पर हम हमेशा नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स के साथ अच्छी बात यह है कि पॉलिटिक्स लगातार इवॉल्व होती चलने वाली प्रक्रिया है, तो उस पर कमेंट के लिए भी हमेशा आपके पास स्पेस बना रहे। जी बिल्कुल, ये है। चलो शुक्रिया अतुल जी इसके लिए, थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री की एक अहम भूमिका है मीडिया की जवाबदेही तय करना। मीडिया सरकारों की जवाबदेही तय करता है, उनसे सवाल करता है, लेकिन यह सवाल हमेशा रहा है कि मीडिया की जवाबदेही कैसे तय होगी। आज के समय में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जब मीडिया का एक हिस्सा बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से पत्रकारिता कर रहा है। इसे पत्रकारिता नहीं बल्कि सरकार का विज्ञापन कहिए, कुछ भी। तो अपनी उस भूमिका को समझते हुए हमने तमाम एंकराओं की एक किचन कैबिनेट की कल्पना की। हमने सोचा क्यों ना आम लोगों से जाना जाए कि वो लोग टीवी पर दिखने वाले एंकराओं को किस रूप में देखना पसंद करते हैं। देखिए लोगों ने क्या कहा। आप टीवी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? यस, हाँ देखते हैं। कौन सा फेवरेट चैनल आपका? कोई भी नहीं। एबीपी न्यूज़ देखता हूँ ज़्यादातर। काम करता हूँ मैं, आम जर्नलिस्ट। आज तक भी देखते हैं, बाकी सीएनबीसी ज़्यादा देख लेते हैं। नहीं देखते। यस। कौन सा फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा? फेवरेट न्यूज़ एनडीटीवी। न्यूज़ नेशन। वो कौन था, अर्नब गोस्वामी वही था ना वो। फेवरेट एंकर है आपका? सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, अंजना, कोई फेवरेट है? अर्नब गोस्वामी, वो कौन था, अर्नब गोस्वामी वही था ना वो। ड्रग्स वाला। क्योंकि उसकी मीम्स बहुत है ना, इसलिए उसकी मीम्स बहुत सारी बनती है ना, इसलिए। मीम्स की वजह से आप? हाँ जी, हाँ जी। आप टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं? यस। आपका कौन सा फेवरेट चैनल है? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई एंकर है जो दिमाग में आता है जो आपको बहुत पसंद है? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी। कोई फेवरेट मीम है अर्नब गोस्वामी का? मतलब ऐसे फेवरेट तो नहीं है, हाँ मीम देखे तो उसका नाम पता है। आप टीवी न्यूज़ देखते हैं? काम करता हूँ मैं, आम जर्नलिस्ट। तो आपको कौन सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल कौन सा लगता है? मेरा खुद का मतलब जिस चैनल में मैं काम करता हूँ, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन। तो न्यूज़ नेशन में है आप। और फेवरेट एंकर? हमारे यहाँ के जो एंकर हैं दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया आपको बहुत अच्छा? हाँ। तो कोई 5 क्वालिटीज़ अगर आप बता सके जो और एंकर्स में नहीं है, सिर्फ दीपक चौरसिया में? बहुत सारी हैं क्वालिटीज़, 5 तो कम ही हो जाएंगी। मतलब एक तो बेबाकी, फिर दूसरी बात किसी के सामने मतलब बेबाकी से अपनी बातें रखना, फिर उसके साथ साथ मतलब कि कोई भी है ये नहीं, डर नहीं होता है अंदर, ठीक है। तो दीपक चौरसिया जो है, कभी आपको उन्होंने सिखाया है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से मतलब बात करते हैं, और कुछ मेरे को कुछ डाउट है पूछने में। हाँ, बाकी जैसे रजत शर्मा है, उनकी मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ।
और सुधांशु चौधरी हैं, उनका भी देखता हूँ, मतलब वो जैसे आते रहते हैं। तो आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा है? फेवरेट न्यूज़ चैनल एनडीटीवी। यस, ऐसा क्यों, एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी सब दिखाता है, बाकी सब चोर है। चोर का क्या मतलब है? चोर का मतलब ये है कि जो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर होता है वही बोलते हैं वो। ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है। आप जानते हो कौन है? आप जानते हो कौन है? ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है। बड़ा मुश्किल है कोई एंकर को अब पसंद कर पाना, ऐसा समय आ गया है। रवीश कुमार मच बेटर। रवीश कुमार में ऐसा क्या है जो और एंकर्स में नहीं है? रवीश कुमार जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं। आज तक उन्होंने कोई दबे नहीं की थे के। हाय, आप टीवी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं? हाँ, देखते हैं। कौन सा फेवरेट चैनल है आपका? एबीपी न्यूज़ देखते हैं ज़्यादातर। एबीपी न्यूज़, जी भारत। और कौन से एंकर्स अच्छे लगते हैं? वैसे मोस्टली तो मुझे ज़्यादातर आपका रवीश कुमार जी लगते हैं। अच्छा, और ऐसा कोई, मतलब आप एबीपी देखते हैं ना, तो वहाँ के कोई एंकर अच्छे लगते हैं? नहीं, ऐसा नाम से तो याद नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। एक लड़ाई चलती रहती है रवीश कुमार और सुधीर चौधरी में, तो रवीश कुमार को आप नहीं देखते हैं? रवीश कुमार वो जो है उसको दूसरा हिसाब है उसका, वो हमेशा अंग्रेज में बात करता है। अरे तुम इंडिया में रहते हो तो इंडिया की बात करो ना, तुम बाहर की बातें क्या करते हो? लोग बाग 70 आज की तारीख में 60% उसको रिजेक्ट करते हैं लोग। आप लोग देखते हैं टीवी न्यूज़? मैं देखता हूँ। आपको कौन सा फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा है? मुझे जैसे आर भारत है, आपका नेशनल चैनल हो गया, वो भी ठीक लगता है, और जी सारे अच्छे लगते हैं। वैसे देखो, नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि, नेशनलिज्म मतलब ये है कि आप जो भी बात करते हैं, बोलते हैं, वो देश को ध्यान में रख के आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। तो आप एनडीटीवी के बारे में पूछ रहे थे। एनडीटीवी के बारे में तो मैं तो जब जो कम्युनिस्ट पार्टी का ही वो चैनल है, तो वो तो कम्युनिज्म ही दिखाएंगे ना, जो फेयरनेस नहीं दिखाएंगे। यह पूरा कार्यक्रम आप तक सुगमता से पहुंचाने के लिए एक टीम काम करती है। जाहिर है लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि कौन कौन लोग टिप्पणी को तैयार करते हैं, उनका काम क्या होता है, किस तरह से यह आपके सामने एक कंप्लीट एपिसोड के रूप में आता है। पेश है टिप्पणी की पूरी टीम। इस सब की शुरुआत होती है इन दो लोगों से। ये दिन रात खबरिया चैनलों के दलदल से कमल निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे रिसर्चर हैं बेचारे। इसके बाद बारी आती है खाकसार की, जो उन चुने हुए कमल की माला बनाने का काम करता है। टिप्पणी की स्क्रिप्ट से लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च और फिर एंकरिंग। यहाँ से मोर्चा संभालते हैं ये दो धुरंधर। टिप्पणी जिस भी अच्छे या बुरे रूप में आपके सामने पहुँचती है, उसके लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं। चाहे फूल हों चाहे ईंटें, इन्हीं के सिर पर। प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्शन तक सब इन्हीं की माया है। और इन दोनों का हाथ बंटाने के लिए हाल ही में जुड़े हैं शबे फुरकत के जागे रौनक भट्ट। साथ में ये दो खिलाड़ी भी मैदान संभालते हैं बतौर साउंड रिकॉर्डिस्ट। यहाँ से जुटाया गया ईंट और रोड़ा भेजा जाता है हमारे सनातन एंग्री यंग मैन वीडियो एडिटर के पास। और अंत में जिम्मेदारी आती है हमारे दो खूबसूरत डिज़ाइनर्स के हाथों में, जो लेकर आते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत थंबनेल। जितना माल टिप्पणी के रूप में आपके सामने पहुंचता है, उतना ही माल हमारे वीडियो एडिटर के ट्रैश बिन यानी कंप्यूटर के कूड़ा घर में पड़ा रहता है। साल भर में जमा हुए कूड़े से हमारे प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर कुछ बना कर लाए हैं। देखिए, शायद आपको मजा आए। आ गया? नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आ गया? यहाँ तो ठीक है ना? हाँ, बस मिजाज फिर से। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा हर मंच से कहना चाहिए। कुछ आवाज आ रही है क्या? देखो, माइक की थोड़ी पूरा ही करते हैं फिर से ऊपर से। अनगिनत जनश्रुतियों बड़ है यहाँ पे, ठीक है ना? स्पीड ठीक है ना? ज़्यादा तेज तो नहीं है, थोड़ा सा और नीचे करना, थोड़ा सा। हाँ, पहले ये देखिए, रुक जाओ यार, रुको इसको। क्या ये नीचे वाला थोड़ा लाइन पढ़ने देना मुझे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइन है तो बार बार फंबल हो रहा है। और नीचे वहाँ पे फिर से ही करना पड़ेगा। सोचिए, जब शोएब अख्तर ने ये कहा कि
जी न्यूज़ गलत लिखा है। ये गड़बड़ हो गया, ये अब फिर से करना पड़ेगा। हाँ, तेरे ख्यालों में उलझा रहा जिन। रेडी? ऐसी कौन सी कॉमेडी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे था बस, मेरा आई कांटेक्ट चला गया, तो थोड़ा सीधा करना था, ये अपने वो स्क्रीन थोड़ा आगे करना पड़ेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 2021 बीत रहा है, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। हम आज बिल्कुल उसी परिस्थिति, उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां इस साल की शुरुआत में दूसरी वेव आने के ठीक पहले खड़े थे। आज कोविड संक्रमण की तीसरी वेव आने की पूरी आशंका है। वायरस अपना रूप बदल चुका है। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और फिर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल चुनावों के दौरान जिस तरह की बेशर्मी और लापरवाही राजनीतिक वर्ग ने दिखाई, उससे सीखें। भीड़ भाड़ से बचें, गैर जरूरी यात्राओं से बचें, सतर्कता बरतें, वैक्सीन की सारी डोज जरूर लगवाएं, परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से नववर्ष मनाएं और हाँ, भूलना इलाज नहीं है। सब कुछ याद रखें। नमस्कार।